गोस्की प्रमेय के प्रयोग आपके चल रहे थे। इसमें हम एक छठा प्रैक्टिकल कर रहे थे जो कि एक समान आवेशित तय चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम याद कर रहे थे। तो गोले के बाह्य बिंदु पर, जो कि बिंदु P यहाँ पर दिखाया गया है, हमने बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। ये गोला हमने लिया है कैपिटल R त्रिज्या का, इसके पृष्ठ पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। अब एक अलग और है, इस गोले के आंतरिक बिंदु पर, कोई भी एक अंदर बिंदु हो सकता है, उस पर भी हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो क्या क्या वैल्यू आई थी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो आपका बाह्य बिंदु P है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल कर आई थी E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² न्यूटन प्रति कूलम, जैसा कि दिख रहा है आपको। और गोले के पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल कर आई थी कैलकुलेशन के पश्चात E = r/3 एप्सिलॉन 0 न्यूटन प्रति कूलम। और r क्या है, इसकी त्रिज्या है जी, गोले की त्रिज्या। रो क्या है जी, आवेश का आयतन घनत्व, आवेश का आयतन घनत्व। 3 न्यूमेरिकल वैल्यू है और एप्सिलॉन 0 है निर्वात की विद्युतशीलता। अब हम ज्ञात करेंगे इसके आंतरिक बिंदु पर, बाह्य बिंदु पर तो हमने कर लिया है, अब इसके आंतरिक बिंदु पर हम इसको ज्ञात करेंगे। आंतरिक बिंदु पर मानकर चलिए अब बिंदु P इस गोले के अंदर है कहीं ना कहीं, तो इस स्थिति में क्या होगा, बाहर वाले की हमको आवश्यकता नहीं है, इसको हम साफ कर दे रहे हैं। दोबारा से इन चीजों को हम बनाएंगे। मानकर चलिए कैपिटल R त्रिज्या का ये गोला है, केंद्र बिंदु O है, इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल R हम प्रयोग कर रहे हैं। अब बाह्य बिंदु पर तो हमने ज्ञात कर ली थी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब गोले के आंतरिक बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। मानकर चलिए बिंदु P, क्योंकि P यहाँ पर था बाह्य सतह पर, तो अब बिंदु P गोले के आंतरिक बिंदु पर कहीं ना कहीं स्थित है। मानकर चलिए यहाँ बिंदु P स्थित है, जिसकी केंद्र बिंदु O से जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है, स्मॉल r हम प्रयोग कर रहे हैं और बिंदु P गोले के अंदर इस समय मौजूद है। तो इस आंतरिक बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे, इसके लिए बिंदु P से होता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे और ये मानेंगे कि इस गोले को हमने प्लस का Q आवेश दिया है और प्लस का Q आवेश देने से यह आवेश इसके पूरे आयतन पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। आयतन पर वितरित होने के कारण इसको आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। मानकर चलिए आवेश का आयतन घनत्व रो है और इसको धनावेश दिया है, तो धनावेश पूरे पर फैल जाएगा, पूरे आंतरिक आयतन पर फैल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बिंदु P से होते हुए एक गॉसियन पृष्ठ की रचना करेंगे जो कि गोल है, मानकर चलिए ये कोई गॉसियन पृष्ठ हमने खींचा है, आप इसको लिख सकते हैं
समझने के लिए गॉसियन पृष्ठ। और ये क्या है जी, गोला है। गॉसियन पृष्ठ अलग है और गोला अलग है। अब क्योंकि केंद्र बिंदु O से बिंदु P तक की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है, इसको इसी के सापेक्ष हमने एक गॉसियन पृष्ठ की रचना की है जो कि गोलाकार है और यही इसकी त्रिज्या भी हो जाएगी। मानकर चलिए ये छोटे छोटे लघु अवयव में विभाजित है। ऐसा ही एक लघु अवयव बिंदु P से होता हुआ आप खींच रहे हैं जिसका क्षेत्रफल DA है। क्या है? DA है। इसी प्रकार के लघु अवयव इस गॉसियन पृष्ठ में मौजूद है। वैद्युत क्षेत्र की, क्योंकि इसको धनावेश दे रहे हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की तरफ ही होगी इसमें भी, बल्कि आप इसको अंदर की तरफ भी मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ई वेक्टर तो सेम कंडीशन बन रही है, समदिश होने के कारण यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री बन रहा है। तो क्या करेंगे, ये जो हमने लघु अवयव लिया है इस लघु अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। मानकर चलिए यह है d फाई e है। तो क्या हो जाएगा, d फाई e इक्वल टू हो जाएगा E वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। जो हमने पहली कैलकुलेशन की थी यही कैलकुलेशन दोबारा से फिर हम एक बार करेंगे। यहाँ फॉर्मूला ओपन करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का प्रयोग करते हुए तो हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। ई वेक्टर के बीच में और डी ए वेक्टर के बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा है तो वो रखेंगे, हो जाएगा डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस 0, ई डी ए कॉस 0। और कॉस 0 की वैल्यू आपको पता ही है सारणी से कितनी होती है, 1 होती है। 1 का प्रयोग करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी, अर्थात हो जाएगा ई डी ए। अब लघु अवयव के कारण तो हमने वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लिया। इसी प्रकार के छोटे छोटे लघु अवयव इस पूरे गॉसियन पृष्ठ में मौजूद है या उपस्थित है। अब ज्ञात करेंगे पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आई ई। पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डैश लगाएंगे, क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू, गोला है बंद आकृति है तो क्लोज इंटीग्रेशन ए और अंदर रहेगा डी फाई ई, अंदर रहेगा डी फाई ई। क्योंकि पूरे गॉसियन पृष्ठ के सापेक्ष आप याद कर रहे हैं, पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आप याद कर रहे हैं तो फाई ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन है डी फाई ई हो जाएगा। वैल्यू रखेंगे डी फाई ई की जो कि आई ही आपके पास ई डी ए, तो ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ए और अंदर रहेगा ई डी ए। जिस राशि में डिफरेंशियल नहीं है उसको कॉमन नहीं करेंगे, सॉरी, जिस राशि में डिफरेंशियल है उसको अंदर रखेंगे और जो राशि डिफरेंशियल में नहीं है उसको बाहर निकाल लेंगे। तो डिफरेंशियल जो बन रहा है वो डी ए में बन रहा है, ए में बन रहा है, और जो ई है वो कॉमन है, इसको बाहर निकाल लेंगे। हो जाएगा फाई इक्वल टू ई क्लोज इंटीग्रेशन ए और अंदर रहेगा डी ए, कुछ इस तरह से। क्लोज इंटीग्रेशन ए डी ए क्या है जी, पूरे गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल है। और पूरे गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है जी, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर जो त्रिज्या है गॉसियन पृष्ठ की वो स्मॉल r स्क्वायर है।
तो आपने स्मॉल आर स्क्वायर का ही प्रयोग करना है। हो जाएगा फाई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। आप इसी को इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। गोले को आपने क्या आवेश दिया है, प्लस क्यू आवेश दिया है, तो लिखेंगे गोले को आवेश क्यू दिया जाता है तब गॉस की प्रिमेसी, गॉस की प्रिमेसी गॉस की प्रिमे क्या है, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 गॉस की प्रिमे है। अब क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 आप मान सकते हो और समीकरण 1 में 2 की आप तुलना करके किस ई की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो इस तरह से। तो मैं यहाँ पर समीकरण नंबर 2 इसको नहीं मान रहा हूं, मैं फाई ई की वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में रख रहा हूं। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान देंगे, वो ये है कि जब आवेश Q गोले को दिया जाता है और अंदर एक क्वेश्चन पृष्ठ की हम रचना करते हैं तो उस पर आवेश की जो वैल्यू है परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि आवेश Q बदल जाता है, वितरित हो जाता है आंतरिक बिंदुओं पर। तो मान लेंगे जो आपका गॉसियन पृष्ठ है उस पर आवेश की मात्रा Q डैश हो जाती है। बाहर से आवेश Q मिला, लेकिन जो गॉसियन पृष्ठ आपने इसके अंदर बनाया है, इस गॉसियन पृष्ठ पर वितरित आवेश Q डैश है। तो क्या करेंगे, Q के स्थान पर Q डैश की वैल्यू, Q के स्थान पर Q डैश आप मानेंगे, तो ये वैल्यू कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब क्या करेंगे, फाई ई की वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे और हो जाएगा फाई ई का मान समीकरण 1 पे रखने पर रखेंगे तो प्राप्त होगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन 0। यहां से आप पक्षांतर करके या तिरछी गुणा करके, तिरछी गुणा ही होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके E की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम्ब है। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाती है इसके पृष्ठ पर, जो गॉसियन पृष्ठ आपने खींचा है, माना है, उस गॉसियन पृष्ठ पर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम्ब की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो जाती है। गोला अचालक है, कैसा है जी, अचालक गोला है। आप ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक समान आवेशित अचालक पहले ही ये शब्द आ चुका है। अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप ज्ञात कर रहे हैं, तो गोला अचालक है, जिसके कारण आवेश का आयतन घनत्व पूरे गोले के लिए बिल्कुल बराबर बराबर रहेगा। तो गॉसियन पृष्ठ के लिए ये एक जैसा ही रहेगा। तो लिखेंगे चौकी का चिन्ह लगाकर आवेश का आयतन घनत्व पूरे गोले के लिए, आयतन घनत्व पूरे
गोले के लिए समान है। अतः क्या हो जाएगा? रो इक्वल टू हो जाएगा, और आयतन घनत्व का सूत्र होता है Q अपॉन V। Q अपॉन V, रो इक्वल टू Q अपॉन V, क्योंकि आवेश इसके पूरे आयतन पर वितरित होगा, एकांक आयतन पर वितरित होगा। तो क्या करेंगे, Q के स्थान पर तो Q रहेगा। अब देखिए गोले पर जो आवेश है वो Q है, गोले पर आवेश Q है, तो गोले के लिए करेंगे तो Q अपॉन में आयतन नहीं है, तो गोले के लिए जो आयतन का सूत्र होता है 4/3, 4/3 पाई कैपिटल R की पावर 3 होता है। ये तो गोले के लिए है, लेकिन आयतन घनत्व तो गॉसियन पृष्ठ के लिए भी बिल्कुल बराबर ही है। ओके, गॉसियन पृष्ठ के लिए भी बिल्कुल बराबर ही है। तो क्या करेंगे, इसी के बराबर में हो जाएगा Q अपॉन 4/3 पाई स्मॉल r की पावर 3, स्मॉल r की पावर 3, और Q के स्थान पर यहाँ होगा Q डैश, क्योंकि जो गॉसियन पृष्ठ है उस पर वितरित आवेश Q डैश है, या आवेश की मात्रा Q डैश हो जाती है। कुछ कटेगा, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएंगे, और जो बचेगा उसको लिखेंगे। यहाँ पर बचेगा आपका Q अपॉन R की पावर 3, Q अपॉन कैपिटल R की पावर 3 इक्वल टू, और यहाँ बचेगा Q डैश अपॉन R की पावर 3, कुछ इस तरह से। तिरछी गुणा करके यहाँ पर Q डैश की वैल्यू आप फाइंड करेंगे, और जो इक्वेशन आई थी आपके पास E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q डैश अपॉन R की पावर 2 मीटर प्रति कूलम, आप इसको इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हैं। तो यहाँ से यदि आप Q डैश की वैल्यू फाइंड करेंगे तो Q डैश इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू R की पावर 3, Q इंटू स्मॉल r की पावर 3 अपॉन में कैपिटल R की पावर 3, कुछ इस तरह से ये Q डैश की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। अब क्या करेंगे, Q डैश का मान समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि आपको Q डैश भी गायब करना है यहाँ से, इसीलिए मैंने इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 माना था। तो लिखेंगे थ्योरी में Q डैश का मान समीकरण 2 में रखने पर, Q डैश का मान समीकरण 2 में रखने पर यदि रखोगे तो आपको प्राप्त होगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और Q डैश आ गया है, और Q डैश की वैल्यू आपके पास है Q R की पावर 3, Q इंटू R की पावर 3 अपॉन में कैपिटल R की पावर 3, और नीचे है R स्क्वायर, ये वाला तो ये वाला R स्क्वायर भी यहाँ लगेगा। ओके, दोबारा समझ लेते हैं। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q डैश के स्थान पर ये वाली वैल्यू Q इंटू स्मॉल r की पावर 3 अपॉन में Q इंटू स्मॉल r की पावर 3 अपॉन में r की पावर 3 ये आ गया, और ये वाला r स्क्वायर यहाँ पे आ गया। ओके, वैल्यू इज परफेक्ट। जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि गलत होने की संभावना रहती है।
टीचर से भी गलत हो सकता है। अब कुछ कटेगा यहाँ से, इस आर स्क्वायर से ये पावर कट जाएगी और जो बचेगा उसको लिखेंगे, यहाँ बचेगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू स्मॉल r अपॉन r की पावर 3। ये वैल्यू आपको प्राप्त होगी। अब यहाँ पर जो आवेश है दिया गया, आवेश वो Q है और आयतन घनत्व का जो सूत्र होता है गोले के लिए, यदि आप इसको करेंगे गोले के लिए, क्योंकि आपको स्मॉल q भी यहाँ से हटाना है, तो हो जाएगा गोले के लिए रो इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन V, रो इक्वल टू Q अपॉन V, और Q इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से रो इंटू V, रो इंटू V क्या है जी, गोले का आयतन है और आयतन का फॉर्मूला है 4/3 पाई r की पावर 3। ये वाली वैल्यू आप इस इक्वेशन में रखेंगे। यदि आप ये वैल्यू यहां रखेंगे तो प्राप्त हो जाएगा, लिखेंगे Q का मान रखने पर, Q का मान रखने पर अर्थात E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q के स्थान पर ये वैल्यू यानी रो इंटू 4 पाई r की पावर 3 ऊपर रहेगा और नीचे आ जाएगा ये वाला 3 इंटू कैपिटल R की पावर 3। कुछ कटेगा यहाँ से, जो कटेगा काटेंगे, R की पावर 3 से R की पावर 3, 4 पाई से 4 पाई कटेगा और जो बचेगा उसको लिखेंगे E इक्वल टू, यहाँ बचेगा रो और क्या बच रहा है, और हाँ ये वाला R भी तो है स्मॉल r, रो का r का मल्टीप्लाई करेंगे तो रो इंटू r अपॉन में एप्सिलॉन 0 इंटू 3 या 3 एप्सिलॉन नॉट। ये आ जाती है गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आंतरिक बिंदु के कारण। अब यदि गोला चालक है, अचालक के स्थान पर आप चालक मान लेते हैं, चालक है, तब क्या होगा, गोले का जो केंद्र बिंदु है उस पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं रहेगा। जब कोई भी आवेश नहीं रहेगा तो वैद्युत फ्लक्स निर्गत वो 0 हो जाएगा, तब तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी यहाँ पर 0 होगी, अर्थात E इक्वल टू 0 हो जाएगा। इससे सिद्ध होता है कि आवेशित चालक गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र सर्वत्र 0 होता है। किसी भी बिंदु पर आप ले सकते हैं, चाहे तो बिंदु P पर ले लीजिए या इस गोले के अंदर कहीं भी अन्य बिंदु आप मान लीजिए, सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, वो 0 होगा, क्योंकि इसके आंतरिक बिंदु पर किसी भी प्रकार का कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा 0 होगी यदि गोला चालक है तब। और यदि अचालक है तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू रो इंटू स्मॉल r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट उत्पन्न होगी। यहाँ पर आकर के आपकी जो थ्योरी है बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। कल से हम करेंगे अंकित उदाहरण और उसके बाद में पहुंचेंगे प्रश्नावली पर।